क्या हो अगर अर्थ अनहैबिटेबल बन जाए, तब हम ह्यूमन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम सब कुछ पैक करें और किसी और प्लैनेट पर मूव कर जाएं। लेकिन अगर आप वास्टनेस ऑफ स्पेस को समझते हैं और अगर आप ये जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, तो फिर आप ये समझते होंगे कि ये करना कितना बड़ा मुश्किल टास्क है और हमें लाइट की स्पीड की ज़रूरत होगी अगर हमें कहीं जाना है तो, या हमें रिडिकुलस स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया है एक इम्पॉसिबल इंजन जो कि फिज़िक्स के लॉ को वायलेट करता है। और क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम फ्यूचर में किसी दूसरे प्लैनेट पर चले जाएं? और क्या स्पेस ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वार्प ड्राइव पॉसिबल है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नासा वाकई में इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है? क्या फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल आकाश और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए हम मानते हैं कि हमारा क्लोजेस्ट नेबर अल्फा सेंटोरी 4.367 लाइट ईयर की दूरी पर है। सो अगर हम ट्रैवल करते हैं स्पेसशिप से 100% लाइट की स्पीड से, तब भी वहां पहुंचने में हमें 4.367 ईयर लग जाएगा। हम स्पेस रॉकेट को तो भेज दें, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अमाउंट ऑफ फ्यूल जो रॉकेट कैरी करते हैं स्पेस ट्रैवल के लिए। रॉकेट्स के पास भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे स्पीड लिमिटेशंस भी हैं। हमें ज़रूरत होगी ऐसे इंजन की जो इतना थ्रस्ट पैदा करे जिससे कि स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बढ़ाया जा सके और लार्ज अमाउंट में भी फ्यूल ना कैरी करना पड़े, क्योंकि स्पेस में कोई फ़िलहाल गैस स्टेशन नहीं है। बट कुछ रिपोर्ट के अनुसार एक इंजन है जो स्पेस क्राफ्ट को अच्छी स्पीड दे सकता है बिना ज़्यादा फ्यूल खर्च किए, और ये इंजन एग्जॉस्ट भी प्रोड्यूस नहीं करता है। इस इंजन को प्लग करना है और स्टार्ट करना है। इसे ईएम ड्राइव कहते हैं और इसे इम्पॉसिबल इंजन भी कहते हैं। तो ईएम ड्राइव कैसे वर्क करता है? अगर इसे आप देखें तो ये दिखने में साइड से रॉकेट इंजन से मिलता जुलता है। इस डिवाइस में खुलने वाला कुछ भी नहीं है। ये वर्क करता है क्लोज्ड चैम्बर के अंदर चारों तरफ बाउंसिंग माइक्रोवेव्स के कारण। जो बाउंसिंग माइक्रोवेव्स हैं चारों तरफ, ये क्रिएट करते हैं पुश, जैसा कि बताया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर रॉकेट को चाहिए होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्पेसक्राफ्ट को मोशन देने के लिए कुछ चाहिए होगा जिससे वो पुश करे। फॉर एग्जाम्पल, आप जंप करते हैं तो आपका फीट ग्राउंड को पुश करता है और एरोप्लेन एयर को पुश करता है, और रॉकेट्स एग्जॉस्ट गैस यूज़ करते हैं पुश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बट ईएम ड्राइव कुछ भी पुश नहीं कर रहा है। बेसिकली ये एक कंटेनर है जिसके अंदर चारों तरफ माइक्रोवेव्स बाउंस कर रहे हैं और खुद से ही आगे बढ़ सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसे इम्पॉसिबल इंजन क्यों कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे काम करता है हमें पहले के और करंट फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के आधार पर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे समझेंगे तो हो सकता है कि कुछ लॉज जो हम जानते हैं उनके रूल को ब्रेक करना पड़े, या फिर हमें न्यू फिजिक्स के नॉलेज को अपनाना पड़े। ईएम ड्राइव कॉन्सेप्ट पहली बार आया 2001 में, और कुछ ग्रुप्स ने यह दावा किया है कि वो मेजर कर चुके हैं कि ये फोर्स कहाँ से आ रहा है। हालांकि जो मेज़र कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल इफेक्ट है, इतना छोटा कि वो छोटे से कागज़ के टुकड़े तक को मूव नहीं कर सकते। सो हमारे पास 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद भी कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात कर सकें, और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि ये कैसे काम करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि ये ईएम ड्राइव वर्क नहीं करेगा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या होंगे, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग करंट फिजिक्स और न्यू फिजिक्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं जिससे कि ये वर्क कर जाए। बट ऐसा भी काफ़ी सारे स्पेसक्राफ्ट इंजन हैं जिसे लोगों ने कहा कि ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन उन सब ने वर्क किया। हम बात कर रहे हैं आयन ड्राइव के बारे में। ये वो है जिसको सिर्फ साइंस फिक्शन के तौर पे देखा जा रहा था जब इसे पहली बार इमेजिन किया गया था, और जब लोगों ने पहली बार सुना आयन के बारे में, तब भी लोगों ने यही कहा कि ये कभी इनफ पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जिससे कि छोटे से स्पेसक्राफ्ट को भी मूव कराया जा सके। लेकिन आयन ड्राइव आज काम करता है, और 2016 में नासा ने अवार्ड दिया कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी को एरोजेट रॉकेट डाइन
को $67 मिलियन डिज़ाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, एडवांस्ड और सुपर एफिशिएंट सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन और शॉर्ट में कहें तो SCP के लिए, और इसे हॉल इफेक्ट थ्रस्टर के नाम से भी बुलाते हैं, जो प्रोपेल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। आयन ड्राइव ऐसे काम करता है, सबसे पहले ये कन्वर्ट करता है सोलर पावर को इलेक्ट्रिसिटी में, और वह इलेक्ट्रिसिटी एक्सेलरेट करता है आयंस को नोजल्स के बाहर की तरफ, जो कि थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इससे पता चलता है कि इंजीनियर आधे समय से भी अधिक समय से SCP टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और कई स्पेसक्राफ्ट पर आयन थ्रस्टर हैं। इसमें नासा का डॉन प्रोब भी शामिल है, जो अभी सीरीज में ड्वार्फ प्लैनेट्स के चक्कर लगा रहा है, और वे अभी प्लान कर रहे हैं SCP डिवाइस को मार्स मिशन के लिए। लेकिन इसमें ये इशू है कि ये डिवाइस बहुत ही स्मॉल मोमेंटम देती है स्पेसक्राफ्ट को, लेकिन आयन ड्राइव स्लो होने के बावजूद ये सबसे अधिक फ्यूल एफिशिएंट है और बाकी के स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन मेथड्स के कंपेयर में अच्छा है। अभी तक में नासा यूज़ किया है हाई पावर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन लूनार गेटवे के लिए, जो मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, और इसमें अपडेटेड वर्जन का आयन थ्रस्टर यूज़ किया जाएगा, जो पिछले वाले से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन नासा अब दूसरी तरफ देख रहा है, स्पेसक्राफ्ट को जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन, जब जेट इंजन डेवलप हो रहा था बॉम्बर्स के लिए, तब सेम टाइम में न्यूक्लियर पावर को यूज़ करके स्पेसक्राफ्ट को पावर दिया जा सके, इस पे भी काम चल रहा था। और एक बात ये भी है कि ये कोल्ड डार्क स्पेस रीजन में सरवाइव भी कर सकता है बिना सनलाइट की ज़रूरत के, और रिलायबल भी है। ज़्यूस रिएक्टर को 10 से 12 साल में डिज़ाइन किया गया है, और ये स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल कर सकता है और दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचा सकता है, वो भी कम समय में। लेकिन इस प्रोपल्शन सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम है, इसमें केवल हाईली एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को चलाया जा सकता है, और इसे उन्हें सेफ्टी यूज़ नहीं मिलती है। लेकिन इसमें एक और झटका लगा इस प्रोपल्शन सिस्टम को लेके। हाल में ही US ने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि हेवली एनरिच्ड यूरेनियम वाले प्रोपल्शन स्पेसक्राफ्ट इंजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं स्पेस में भेजने के लिए। अभी रशिया लॉन्च करने वाला है न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट, जो मून से ट्रैवल करते हुए वीनस एंड देन जुपिटर तक जाएगा। रोसकॉस्मोस का कहना है कि ये स्पेस ट्रक लॉन्च किया जाएगा 2030 तक। जो एनर्जी मॉड्यूल है जो स्पेसक्राफ्ट को पावर देगा, उसको ज़्यूस कहा जाता है। बेसिकली ये एक मोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसे डिज़ाइन किया गया है इनफ पावर देने के लिए, जिससे हेवी कार्गो को स्पेस में पुश किया जा सके। अभी अर्थ से मार्स तक का राउंड ट्रिप में मोर देन 3 साल लग जाते हैं, लेकिन नासा ने अंदाज़ा लगाया है कि न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से इसमें 1 साल की कमी करी जा सकती है। अभी नासा इंटीग्रेट करना चाहता है 10 किलोवाट न्यूक्लियर पावर प्लांट लूनर लैंडर से मून पर अर्ली 2027 में। USA ने कभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को स्पेस में नहीं उतारा है, लेकिन रशिया मोर देन 30 रिएक्टर को स्पेस में उतारा है, और ज़्यूस यूज़ करेगा 1 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन शायद सब कुछ बदल कर रख देगा, बट कुछ का कहना है कि अभी भी हम इनसे काफ़ी दूर हैं, और इस समय प्रोपेलेंट पावर रॉकेट हमारे लिए बेस्ट है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोपेलेंट की, बट अलग मेथड्स भी हैं जिसे सिर्फ सन अपने लिए यूज़ करता है। सोलर सेल, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है काफ़ी सालों से, बट टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। स्पेसक्राफ्ट जो कि सन के पावर को यूज़ करके फास्ट जाए, ये आज रियलिटी बन गया है। 2019 में स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है लाइट सेल ट्यूब स्पेसएक्स फैल्कन हेवी को यूज़ करके। इस $7 मिलियन के लाइट सेल का साइज़ है 344 स्क्वायर फीट, और सेल बना है टीयर रेजिस्टेंस माइलर से। जब सन का रेडिएशन प्रेशर इसको हिट करेगा इस मटेरियल को, तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे स्पेसक्राफ्ट मूव करेगा। तो ये कितना फास्ट मूव करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि कितना सनलाइट सेल को हीट कर रहा है, और अगर क्राफ्ट स्टार से दूरी पर है तब ये स्लो मूव करेगा,
बट वॉर्प ड्राइव टेक्नोलॉजी का क्या? जस्ट आपने सुना कि वॉर्प ड्राइव को इम्पॉसिबल है डिज़ाइन करना और क्रिएट करना। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि फिजिकल वॉर्प ड्राइव अब पॉसिबल है। सीरियसली, क्योंकि न्यू पेपर में रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि वॉर्प ड्राइव के फिजिकल मेथड्स को डिज़ाइन कर लिया गया है। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े मात्रा में नेगेटिव फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फेडरेशन जो फास्ट है लाइट स्पीड वॉर्प ड्राइव से, वो काम करता है मैटर और एंटी मैटर के कॉलिजन से, जिससे एक्सप्लोजिव पावर प्रोड्यूस होती है। रियलिटी में वॉर्प ड्राइव का क्या मतलब है? जो करंट अंडरस्टैंडिंग है वॉर्प ड्राइव की, वो आया है एक आइकॉनिक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से, मिगेल अल्सुबिया से। ये ड्राइव आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को कंफर्म करता है अचीव करने के लिए सुपर ल्यूमिनल ट्रैवल लोकल एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम के द्वारा, जो स्पेसशिप के पीछे होता है और सामने से इसके ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्शन से भी। बट अल्सुबिया डिवाइस को टन ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी या फिर उसे भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और ट्विस्ट करने के लिए स्पेस टाइम को सामने से और बबल क्रिएट करने के लिए। अगर आप एस्ट्रोनॉट हैं और उस स्पेसशिप के अंदर हैं और चारों तरफ बबल है तो आप एक्सेलरेशन को फील ही नहीं कर पाएंगे। नासा ट्राई कर रहा है फिजिकल वॉर्प ड्राइव बनाने के लिए पिछले 10 साल से, बट अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। लेकिन न्यू स्टडी को सामने लेके आया है। एडवांस्ड प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अप्लाई किया है फिजिकल वॉर्प ड्राइव के मॉडल को, जहां एग्जिस्टिंग मॉडल यूज़ कर रहा है नेगेटिव एनर्जी और एग्जॉटिक मैटर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता और इम्पॉसिबल है जनरेट करना हमारे फिजिक्स के करंट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। ये न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ करता है बबल स्पेस टाइम में फ्लोट करने के लिए, ना कि स्पेसशिप को स्पेस टाइम में। इनफैक्ट ये न्यू फिजिकल मॉडल ऑलमोस्ट नहीं के बराबर नेगेटिव एनर्जी को यूज़ कर रहा है जिसकी ज़रूरत पिछले वाले मॉडल में करी गई है, और इस आइडिया का एडवांटेज लिया जा रहा है जिससे स्पेस टाइम बबल्स ऐसे बिहेव करें जैसा कि वो चाहते हैं। अल्सुबिया इस न्यू मॉडल को एंडोर्स भी कर रहे हैं। हालांकि ये सब सिर्फ एक कंसेप्ट है और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी इसे बनाने के लिए वो अभी कहीं से भी प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि वॉर्प ड्राइव फ्यूचर में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले 100 सालों में वॉर्प ड्राइव पॉसिबल हो और जिस चीज़ के बारे में अभी हमने डिस्कस की है उससे वो काफ़ी करीब हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज योर आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।